दोस्तों रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी वाई नेशंस फेल, जो इतनी इंपैक्टफुल है कि इसके ऑथर डैरन एसमोगलू को इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया गया 2024 में। यह बुक हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कुछ देश इतने अमीर और कुछ देश इतने गरीब क्यों रह जाते हैं। दोस्तों मैक्रो कैफे को फॉलो करना, क्योंकि इधर हम आप तक कोर मैक्रो इकोनॉमिक्स और कमोडिटी मार्केट्स के एनालिसिस लाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको इन्फॉर्म्ड बना सकें और इकोनॉमिक्स आपको कभी बोरिंग ना लगे। दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है सबके मन में कि एक देश इसलिए अमीर होता है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा देश है जो एरिया में सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल गैस इसके पास है, दुनिया का 39% इंडस्ट्रियल डायमंड यहां से निकलता है और टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर्स में इसे गिना जाता है, जिसके जमीन के नीचे 75 ट्रिलियन डॉलर के नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हैं जो अमेरिका से 30 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा हैं। फिर भी उस देश की जीडीपी सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। इसे ऐसे कंपेयर करो कि यूएसए में एक स्टेट है कैलिफोर्निया जिसकी जीडीपी इससे बड़ी है, तो क्या आपको यकीन होगा? मैं बात कर रहा हूं रशिया की। यह सुनने के बाद एक सेकंड रुको और सोचो, क्या यह बस बैड लक है? नहीं, ये एक वार्निंग है और ये वार्निंग इंडिया के लिए भी है, हमारे लिए भी। 2012 में एमआईटी के इकोनॉमिस्ट डैरन एसमोगलू और हार्वर्ड के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेम्स रॉबिन्सन ने एक बुक लिखी, वाई नेशंस फेल। ये इकोनॉमिक्स की मोस्ट साइटेड, मोस्ट डिबेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में से एक है और 2024 में एसमोगलू को इस किताब के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। दोस्तों ये एक रेकमेंडेड बुक है पॉलिटिशियंस के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बुक बताती है कि क्यों कुछ देश ज्यादा तरक्की कर जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। इस किताब का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि कंट्रीज रिच या पुअर इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, बल्कि कंट्रीज रिच या पुअर होती हैं बेस्ड ऑन उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? एसमोगलू इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, ऐसा सिस्टम जहां वेल्थ नीचे से ऊपर खींची जाती है, रूल्स वही बनाते हैं जो पावरफुल हैं, कोई फेयर कंपटीशन नहीं होता और प्रॉपर्टी राइट्स भी सिलेक्टिव होते हैं और पूरा सिस्टम बस पावरफुल लोगों के लिए और जिनके उनसे कनेक्शंस हैं उनके लिए काम करता है। दूसरा आता है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, ऐसा सिस्टम जहां रूल्स सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स रियल होते हैं, कंपटीशन फेयर होता है, यानी ऊपर बढ़ने का दरवाजा सबके लिए खुला होता है। अब इसमें एसमोगलू कंक्लूड करते हैं 500 साल के हिस्टोरिकल डेटा से प्रूव करते हुए कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वाले देश कंसिस्टेंटली प्रॉस्पर करते हैं और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन वाले देश, चाहे रिसोर्सेज का पहाड़ उनके नीचे हो, वो कंसिस्टेंटली फेल करते हैं। अब इस फ्रेमवर्क से चलो रशिया को देखते हैं। सबसे पहले रशिया के पास क्या है वो देखते हैं, क्योंकि नंबर्स देखे बिना एक्चुअल ट्रेजेडी समझ नहीं आएगी। रशिया के पास है दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व, नियरली 24% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन रिजर्व। ऑयल प्रोडक्शन में सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ टॉप 3 में, डेली 10 मिलियन से ज्यादा ऑयल बैरल्स। इंडस्ट्रियल डायमंड दुनिया के 39% रशिया से आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। और तो और दुनिया का 20% फॉरेस्ट कवर रशिया में है, यानी टिम्बर की भरपूर सप्लाई। तो टोटल एस्टिमेटेड नेचुरल वेल्थ 75 ट्रिलियन डॉलर्स की, अमेरिका से 30 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा। लेकिन अब अगर जीडीपी से कंपेयर करें तो अमेरिका की 29 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी की 4.5 ट्रिलियन डॉलर, जापान की 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स और रशिया की 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये कितनी अजीब सी रेशियो है। रशिया की जीडीपी सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, लेकिन रशिया के नीचे 75 ट्रिलियन डॉलर्स। और पर कैपिटा इनकम देखें तो एवरेज रशियन अर्न्स $12,000 पर ईयर और एवरेज नॉर्वेगियन $90,000। नॉर्वे एक छोटा सा देश जिसके पास रशिया जैसा कुछ नहीं, फिर भी 7.5 गुना ज्यादा कमाता है उधर का नागरिक। क्यों? एक वर्ड में इसका जवाब है एक्सट्रैक्शन। देखो 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था और हिस्ट्री में यह था एक क्रिटिकल जंक्चर, यानी वो मोमेंट जब सब कुछ पॉसिबल होता है, सिस्टम रीसेट हो सकता है, नई फाउंडेशन बना सकते हो। और रशिया के पास ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस था जहां वो रूल ऑफ लॉ बना सकता था, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन कर सकता था, फेयर मार्केट्स बना सकता था और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की नींव रख सकता था। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। सोवियत स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज जैसे ऑयल फील्ड्स, गैस कंपनीज, माइंस, बैंक्स और स्टील
प्लांट्स, इन्हें प्राइवेटाइज करने थे, लेकिन ये प्रोसेस इतना झोल के साथ था कि आज भी इकोनॉमिस्ट इसे द ग्रेट रॉबरी कहते हैं। एक छोटा ग्रुप ऑफ वेल कनेक्टेड मैन, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा गया, उन्होंने ये सारे एसेट लिटरली कौड़ियों के दाम खरीद लिए। एक ऑयल कंपनी जिसकी रियल वैल्यू $3 बिलियन की थी, उसे $250 मिलियन में खरीदा, सिर्फ 8% रियल वैल्यू पे, और रातों रात नए बिलियनर्स बन गए। जमीन वही रही, रिसोर्सेज वही रहे, लेकिन बस पावर शिफ्ट हो गई। 2000s में पुतिन आए, कुछ ओलिगार्क्स को हटाया गया, जेल भिजवाया गया, लेकिन ये कोई रिफॉर्म नहीं था, बल्कि उनको हटाया गया जो दिक्कत पैदा कर रहे थे। नए लॉयलिस्ट पुतिन के साथ जुड़े, स्टेट और बिग बिजनेस एक दूसरे में मर्ज हो गए। बाय 2021 सिर्फ 500 इंडिविजुअल रशिया के 40% हाउस होल्ड वेल्थ के मालिक थे, और रशिया 14.5 करोड़ लोगों का देश है। एस मोगलू इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एलीट कैप्चर, यानी जब एक छोटा ग्रुप सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैप्चर कर लेता है और सिस्टम को यूज करता है अपनी पोजीशन डिफेंड करने के लिए, जिससे कोई इन्हें हटा ना सके, जो सिर्फ करप्शन नहीं है बल्कि एक डिजाइन सिस्टम है। इकोनॉमिक्स में एक फिनोमिना है जिसे रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहते हैं। आइडिया सिंपल है, जिन देशों के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होता है, वो ऑफन उन देशों से स्लो ग्रो करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना, चलो समझते हैं रीजंस के साथ। पहला रीजन, नो टैक्सेशन नो अकाउंटेबिलिटी। नो टैक्सेशन मींस नो रिप्रेजेंटेशन। रशिया में टोटल टैक्स रेवेन्यू का सिर्फ 19% पर्सनल इनकम टैक्स से आता है। इंडिया में यह फिगर 32 से 33% है। फर्क समझ आ रहा है? दूसरा रीजन, डच डिजीज। 2000s के डेकेड में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े। रशिया जैसे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के पास पेट्रो डॉलर्स की बरसात होने लगी। रिजल्ट यह हुआ कि रशियन रूबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लेकिन स्ट्रांग करेंसी का एक साइड इफेक्ट भी होता है। जब करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो उस कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बाकी दुनिया के लिए महंगे हो जाते हैं। इसलिए रशिया ने सोचा, फैक्ट्रीज क्यों बनाएं, टेक कंपनीज क्यों खोलें, ऑयल तो है ना। रिजल्ट, बाय 2012 रशिया का 70% से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ ऑयल, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। एक प्रोडक्ट, एक सोर्स, एक मैसिव वल्नरेबिलिटी। 2014 में ऑयल प्राइसेस गिरे, जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी 40% श्रिंक हो गई। तीसरा रीजन है ज्योग्राफी का डबल कर्स। रशिया का ऑयल साइबेरिया में है, जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक जाता है विंटर्स में, और साइबेरिया पाइपलाइन 3000 किलोमीटर लंबी है, तो इसे वही ऑपरेट कर सकता है जिसके पास पॉलिटिकल बैकिंग हो, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है। पर दोस्तों, ये मत सोचना कि रिसोर्स होने से यही होता है। एक काउंटर एग्जाम्पल है जो प्रूफ करता है कि ये चॉइस है, डेस्टिनी नहीं। नॉर्वे। 1960s में नॉर्वे को नॉर्थ सी में ऑयल मिला। छोटा देश, पॉपुलेशन 56 लाख, मुंबई के एक जोन से भी कम। लेकिन लीडर्स ने कुछ अलग डिसाइड करा। उन्होंने कहा कि ऑयल सिर्फ इंडस्ट्री या गवर्नमेंट का नहीं है, ये पूरे देश का है, हर सिटीजन का। और उन्होंने बनाया गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, एक सॉवरेन वेल्थ फंड। ऑयल रेवेन्यू इन्वेस्ट करा और रिटर्न सबको मिला, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर जनरेशंस को भी। और आज उस फंड की वैल्यू है $1.8 ट्रिलियन। नॉर्वे की पूरी पॉपुलेशन 56 लाख है, मतलब हर नॉर्वेगियन सिटीजन के नाम पे रफली 2 करोड़ 70 लाख रुपए सेव्ड हैं, बस इस फंड में अलग से। नॉर्वे की जीडीपी पर कैपिटा $90,000 है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट में से एक। लो इनइक्वालिटी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कंपैरिजन करो रशिया से, जिसके पास नॉर्वे से कहीं ज्यादा ऑयल है। रशिया ने भी 2000 में नेशनल वेलफेयर फंड बनाया। पीक पे रफली $180 बिलियन थे इसमें, लेकिन ये रिपीटेडली ड्रेन हुआ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, इनएफिशिएंसी से और वॉर फंड करने के लिए। सेम रिसोर्स लेकिन कंप्लीटली अलग इंस्टीट्यूशन और कंप्लीटली अलग आउटकम। फिर 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, इंटरनेशनल सैंक्शंस आए, और फिर डेकेड से छुपे वो सब फ्रैक्चर्स एक एक करके टूट गए। एनर्जी डिपेंडेंसी बैकफायर कर गई और यूरोप, रशिया का प्राइमरी गैस कस्टमर, एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई करने लगा। नॉर्वे से, कतर से, अमेरिका से। वो पाइपलाइन जो रशिया की लाइफलाइन थी, एक लाइबिलिटी बन गई। चाइना की तरफ रीडायरेक्शन किया गया। चाइना ने डिस्काउंटेड प्राइसेस डिमांड करे, लेकिन रशिया के पास ऑप्शन नहीं था। डील चाइना के टर्म्स पे हुई, रशिया के नहीं। और फिर ब्रेन ड्रेन हुआ। जो पहले स्लो लीकेज थी, वो फ्लड बन गया। एजुकेटेड टैलेंटेड रशियंस जैसे इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स बर्लिन, इस्तांबुल, टोरंटो, दुबई में नए घर बना रहे हैं। और 2022 के बाद एस्टिमेटेड 5 लाख से 10 लाख रशियंस देश छोड़ के चले गए, एंड मेनी वेंट परमानेंटली।
ये एग्जैक्टली वही लोग थे जो रशिया को ऑयल डिपेंडेंसी से बाहर निकाल सकते थे, जो टेक इंडस्ट्री बना सकते थे, जो फ्यूचर बिल्ड कर सकते थे। ये है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की फाइनल डार्केस्ट क्रूएल्टी। वो सिर्फ प्रेजेंट वेस्ट नहीं करता, वो फ्यूचर इरोड करता है। और अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल जगह लेके चलता हूं। इंडिया के पास रशिया जैसे 75 ट्रिलियन डॉलर की नेचुरल वेल्थ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास कुछ और है जो आर्ग्यूएबली ज्यादा वैल्यूएबल है। 1.4 बिलियन लोग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बूमिंग टेक सेक्टर, मीडियन एज 28, दुनिया की यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स। एस मोगलू के फ्रेमवर्क में ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोस्पेरिटी के। ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो नॉर्वे या स्विट्जरलैंड के पास भी नहीं है। लेकिन एस मोगलू का रियल सवाल ये होगा, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव हैं या एक्सट्रैक्टिव? ऑनेस्ट आंसर, कॉम्प्लिकेटेड, एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम में, एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में कुछ वही नाम बार बार आते हैं जो पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ अलाइंड होते हैं। और बैंक्स के बैड लोन क्राइसिस, और वो कौन से लोन्स हैं? बड़े पॉलिटिकली कनेक्टेड बोरोवर्स के, और वहीं छोटे एंटरप्रेन्योर्स और किसान को लोन देने में ब्रूटल क्रेडिट कंडीशंस लगाई जाती हैं। इंडिया की 80 से 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है। नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल प्रोटेक्शन, नो एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट मार्केट्स। एस मोगलू कहते हैं इनफॉर्मेलिटी इज ऑफन अ सिस्टम ऑफ एक्सट्रैक्टिव फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। और अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली कैसे दिखती है इंडिया में, तो 14 मार्च 2025 की रात याद करो। लुटियंस दिल्ली, वो एरिया जहां देश के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं। रात के 11:35 पे एक सरकारी बंगले में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है और आग बुझाती है, फिर स्टोर रूम में कुछ ऐसा देखती है जिससे उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। 4 से 5 बोरियां जली हुई और अंदर इंडियन करेंसी के बंडल्स। यह बंगला था दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफली 15 करोड़ रुपए थे एक जज के सरकारी बंगले में जली हुई हालत में। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिलीज किया जिसमें क्लियरली दिख रहा था बर्न्ड कैश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई 3 सीनियर जजेस की। यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने पर सियासी भूचाल मचा है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच शुरू की और रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी। जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई जुडिशियल काम नहीं असाइन किया जाएगा तब तक। जस्टिस वर्मा कहते हैं कैश उनका नहीं था, स्टोर रूम उनका एक्सेसिबल था, बाकी लोगों के लिए भी, तो उन्हें नहीं पता कैश कहां से आया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम जज नहीं कर रहे कि वर्डिक्ट क्या होगा, लेकिन दोस्तों जुडिशरी लास्ट होप होती है आम आदमी की। वो जगह जहां कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट जज और एक फेयर कोर्ट की जरूरत होती है। और अगर वो भी एक्सट्रैक्टिव हो जाए तो आम आदमी का क्या होगा? दोस्तों इंडिया अभी मल्टीपल क्रिटिकल जंक्चर्स पे खड़ा है। एस मोगलू का एग्जैक्ट टर्म, वो मोमेंट जब न्यू इंस्टीट्यूशंस का शेप डिसाइड होता है। एआई और डिजिटल इकोनॉमी। अगर इंडिया का एआई इकोसिस्टम ओपन स्टैंडर्ड्स पे, फेयर कंपटीशन पे, ब्रॉड एक्सेस पे बिल्ड हो तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड करेंगे। अगर पॉलिटिकल फेवरेट्स पे, मोनोपोलिस्टिकल प्लेटफॉर्म पे, कनेक्शन बेस्ड लाइसेंसिंग पे बिल्ड होगा तो हम वो वॉक शुरू करेंगे जो रशिया ने की। आपको क्या लगता है क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये एनालिसिस ने कुछ भी नया सिखाया हो और आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को हाइप भी करना ताकि ये मैक्सिमम ऑडियंस तक जा सके। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।